नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रैक हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ये क्या है। ये क्विक रिवीजन मॉड्यूल है, ठीक है। ये 2024 का है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। 25 के लिए नहीं आया था इसमें विजन आईएएस में। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व पारित किए गए नियमों और अधिनियमों में खोजा जा सकता है। इन्हें दो समूह में श्रृंखलाबद्ध किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, कंपनी का शासन चला 1773 से 1858 तक। कंपनी का शासन कब तक चला? 1773 से 1858 तक। 1764 में जब बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई, उसके बाद क्या होगा, दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, ठीक है। कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, उधर जब दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है, तभी से इनकी नींव और मजबूत हो गई। और उधर क्राउन का शासन कब? 1857 क्रांति हुई, उसके बाद 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन, महारानी का। 1857 के विद्रोह के बाद आरंभ हुआ। भारतीय संविधान की उत्पत्ति का इतिहास और महत्वपूर्ण क्रम विकास। 1600 ईस्वी में क्या हुआ, व्यापारी के रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। 1600 ईस्वी में व्यापारी के रूप में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, ठीक है। फिर 1765 में क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिए गए। 1765 में शाह आलम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिए गए। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला, इसको कंट्रोल करने के लिए आया। और 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया। और 1773 के में सुधारों के लिए 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सुधारों के लिए। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813, जिसमें ये कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसको? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। फिर 1833 का चार्टर एक्ट है। ये चार्टर एक्ट चल रहे हैं, ठीक है, 1857 के पहले। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके जरिए पूरी तरह से उसका एक अधिकार, कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट, तो 1857 का विद्रोह हो गया। इसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम आया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 से क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक चला। 1861 से 1909 ये तीन आए भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 से 1861 आया, 1892, 1909, तीन क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम जिसे बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर 1919 भारत शासन अधिनियम। 1919 से क्या चालू हुआ, भारत शासन अधिनियम। 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत शुरू हुआ। 1932 में क्या, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब अपने धर्म के लोगों को, अपने धर्म के लोग वोट डाल सकते हैं। फिर 1935 भारत शासन अधिनियम में आया और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक। कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। इससे क्या हुआ,
बंगाल के गवर्नर के पद को, जो बंगाल का गवर्नर पहले था, उसके पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम में बदल दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर अभी तक था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो बॉम्बे और मद्रास के थे उनको किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वह भारत में इसके राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो नियुक्त की गई वो क्या करेगा, अनिवार्य रूप से भारत में इसका राजस्व का हिस्सा है, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजेगा। 1774 ईस्वी में फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 1774 ईस्वी में क्या हुआ, फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत कम शक्तियाँ थी, गठन किया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग क्या करना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 शासन की दोहरी व्यवस्था। वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गई, कॉमर्शियल कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लागू की गई 1784 से। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। जो कंपनी के अधीन क्षेत्र उनको क्या बोला गया, ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाकर कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया। जो कंपनी के मामलों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाया गया और कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया। फिर आया चार्टर एक्ट 1813। भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार, मतलब केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। चाय भारत से होता था, अफीम जो चीन से होता था, इनको छोड़कर समाप्त कर दिया। विज्ञान और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए। विज्ञान और शिक्षा के प्रावधान के लिए, प्रोत्साहन के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय प्रदान किया गया। किसमें, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1833 केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया। चार्टर एक्ट 1833 इससे केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल 1833 में दिया गया, चार्टर एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम का एक अन्य नाम क्या था, सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ अर्थात कानून बनाने की शक्ति वापस ले लिए गए। जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियाँ थी उनकी विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्ति वापस ले ली गया। और सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता प्रस्ताव को लागू करने का असफल प्रयास किया, मतलब शुरुआत किया गया लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण नहीं लागू हो गया। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया। जो भारतीय कानून है उनको संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना 1833 में। फिर आया 1853। पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग किया गया। पहली बार क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग किया गया पहली बार। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्ति को अलग अलग किया गया, इसलिए इसे भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। भारतीयों को प्रसंविधाबद्ध कोऑर्डिनेटेड सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई 1853 में। जो 1833 में शुरू किया गया था प्रयास, वो 1853 में सफल हुआ। केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल होने की अनुमति दी गई। ठीक है, 1853 के तहत। अब क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन संवैधानिक विकास कब हुआ।
भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें क्या हुआ, भारत पर शासन के भार को कंपनी से हटाकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है। अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय का पद नाम दे दिया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का वायसराय। अब भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का नया पद चालू किया गया। भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दोहरी व्यवस्था का अंत कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग क्या बना, भारत का पहला वायसराय बना। फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। जो विधि निर्माण की प्रक्रिया थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। ठीक है। अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई जब इसमें क्या, बॉम्बे और की शक्ति वापस ले ली गई थी। ठीक है। अठारह सौ 33 में वापस ले ली गई थी, इनको फिर वापस दे दी गया। ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब विभागों का बंटवारा शुरुआत की गई, मतलब जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। किससे, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम से। बंगाल, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया। कहाँ, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया। फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया। विधान परिषद के जो कार्य हैं उनका विस्तार किया गया। ठीक है। विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा आदि करना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों के दायरे का विस्तार किया गया और अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि प्रदान किया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, जैसे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले थे। ठीक है। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई। प्रांतीय स्तर पर डायरकी तक द्वैध शासन का आरंभ हुआ। प्रांतीय स्तर पर, ठीक है, आरंभ हो, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, शासन के विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजन बांट दिया गया, रिजर्व में और ट्रांसफर्ड में। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली का आरंभ हुआ, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, सीमित मताधिकार के साथ, मतलब सब लोगों को नहीं, लगभग 10% लोगों को प्राप्त हुआ था। सिख हो गए भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। 3 सूचियों, संघीय, प्रांतीय तथा समवर्ती सूची जारी की गई, शुरुआत हो गई।
प्रांतीय स्तर पर दायर की व्यवस्था को समाप्त कर केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया। जो 1919 में प्रांतीय स्तर पर था उसको केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया 1935 में। और प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। प्रांतीय स्तर पर क्या, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का इसमें भी विस्तार कर दिया गया। किसमें, 1919 में, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है, बढ़ा दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय का गठन किया गया। फिर आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद की समाप्ति हो गई। संविधान सभा को संविधान के निर्माण तथा उसे अपनाने या अंगीकरण करने की शक्ति पावर दे दी गई। देशी रियासतों का भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अथवा स्वतंत्र रहने की छूट दे दी गई देशी रियासतों को। अब देखिए संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा संबंधित महत्वपूर्ण क्रम में एम.एन. राय द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया। पहले नहीं, पहले 1906 में क्या हुआ, पहली बार स्वराज की मांग संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया। 1906 में क्या हुआ, पहली बार स्वराज की मांग को में संविधान सभा के, स्वराज की जब मांग हो रही थी उसमें संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया। और फिर 1934 में एम.एन. राय द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। आधिकारिक रूप, ऑफिशियल रूप से कब, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। फिर 1940 में क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया। फिर स्वीकार कर लिया 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति दी गई। जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति दी गई, परंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। ठीक है। फिर 1946 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की असहमति के बावजूद, मुस्लिम लीग तो 1942 में असहमत हो गए, इसकी असहमति के बावजूद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की फिर रूपरेखा प्रस्तुत की गई। और नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। नवंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता की और संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। आगे की कार्यवाही में इनको स्थायी बना दिया गया। और 13 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे एकमत से 22 जनवरी 1947 को सभी लोग पारित कर दिए। और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। इसे संविधान सभा में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। इसे विधायी निकाय बना दिया गया। गणेश वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में इसे विधायी निकाय बना दिया गया। किसकी अध्यक्षता में, गणेश वासुदेव मावलंकर की, तथा यह स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बन गई। मुस्लिम लीग के सदस्यों पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध हो गए द्वारा संविधान सभा को छोड़ने के बाद इसकी सदस्य संख्या कम होकर 299 रहेगी, जो 389 थी। ठीक है। 26 नवंबर 1949 संविधान का प्रारूप तैयार कर इसे पारित किया गया और उसमें प्रस्तावना या उद्देश्य का 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। संविधान का प्रारूप तैयार कर उसे पारित किया गया। संविधान का जो प्रारूप तैयार कर उसे पारित किया गया, इसमें प्रस्तावना या उद्देश्य का 395 अनुच्छेद और 8 अनुच्छेद शामिल थी। 26 जनवरी 1950 इस तारीख को भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख, लागू होने या अस्तित्व में आने की तारीख कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषणा की गई थी इसी दिन। ठीक है। लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत हो, शांति एवं लोक कल्याण को बढ़ावा मिले,
अल्पसंख्यक, आदिवासियों तथा वंचित वर्गों के लिए रक्षोपाय हों। सभी शक्तियों का स्रोत जनता में निहित हो, जितनी भी पावर मिले जनता से मिले। न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यह संविधान की उद्देशिका का आधार बना। अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इतनी चीज़ें। संविधान सभा की संरचना, सदस्य संख्या कितनी? कुल सदस्य संख्या 389 थी। सदस्यों में 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। ठीक है, कितना? 389 थे टोटल। इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। आंशिक रूप से नामित तथा आंशिक रूप से निर्वाचित देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को देसी रियासतों के राजाओं या राज प्रमुखों द्वारा नामित किया गया था, जबकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुना गया था। भारत के सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी तथा आंग्ल भारतीय। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की समितियां, प्रमुख या बड़ी 8 समितियां थी टोटल। संघ शक्ति समिति, संघ के संबंध में, केंद्र के, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके थी। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल, क्योंकि ये प्रांत को एकीकरण ज़्यादा करते थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एडवाइजरी या परामर्श समिति, सरदार पटेल थे। एडवाइजरी या परामर्श, सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो वहाँ प्रक्रिया चलती थी। राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग या संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चाहे प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्टीयरिंग या संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लघु या छोटी समितियाँ कुल 15 में से 2 प्रमुख हैं। एक वित्त एवं स्टाफ समिति और भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति, ये 2 प्रमुख हैं। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य NG अयंगर थे, AK अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, SM सादुल्ला थे, N माधवराव BL मित्र के स्थान पर। ठीक है, N माधवराव किसके स्थान पर? BL मित्र के स्थान पर। और TT कृष्णाचारी DP खेतान के स्थान पर बाद में आए थे। DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचारी और BL मित्र के स्थान पर N माधवराव। एडवाइजरी या परामर्श समिति के 5 उप समितियाँ थीं। मूल अधिकार, जिसके JB कृपलानी अध्यक्ष थे, मूल अधिकार की जो उप समितियाँ थीं। अल्पसंख्यक मामले HC मुखर्जी, 5 उप समिति में। मूल अधिकार में JB कृपलानी और अल्पसंख्यक मामले HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों, पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समिति GT बोलदोलोई थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समिति GT बोलदोलोई थी। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्र को छोड़कर संबंधित उप समिति AV ठक्कर थे। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जनजाति क्षेत्र संबंधित उप समिति। अब कई आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की गई। पहले क्या? प्रतिनिधात्मक संस्था नहीं है। ठीक है, मतलब इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये बोला गया। आरंभ में संप्रभु संस्था नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तब यह संप्रभु नहीं थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अनुसार गठन हुआ था। ठीक है, इसलिए नहीं माना जाता। संविधान तैयार करने में बहुत अधिक समय बहुत समय लग गए, इसलिए आलोचना। कांग्रेस का प्रभुत्व, कह रहे हैं कांग्रेस के सदस्य इसमें ज़्यादा थे। राजनीतिज्ञ और वकीलों का अधिक प्रभाव, कह रहे हैं इसमें भाषा ऐसी है कि ये आम नागरिकों तक समझ नहीं आती, इसलिए आलोचना करी। हिंदू समुदाय का वर्चस्व, ये कहा गया कि 85% लगभग हिंदू इसमें हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज समाप्त होता हुआ। क्लास कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद।